गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में गिलुंड की सभ्यता को। गिलुंड हमारा राजस्थान जिले के अंदर पड़ता है। राजस्थान का जो राजस्थान जिला है उसके अंदर गिलुंड सभ्यता पड़ती है। गिलुंड सभ्यता के स्थिति, इसके उत्खनन, इसकी जो वर्तमान स्थिति है और इसकी जो पुरातात्विक विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गिलुंड सभ्यता। दोस्तों, जितनी ये सभ्यताएं होती हैं इनके नाम बड़े जो है याद करने में कई बार हमें थोड़ा सा मुश्किल लगती है, लेकिन इसको हम विधिवत तरीके से यदि ट्रिक वाइज और इसके पैटर्न को अच्छे से समझें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसी अलग विशेषता मिलेंगी जिसके ब्याज पर हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो गिलुंड सभ्यता है ये राजस्थान जिला है स्थिति। जब भी जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी स्थिति, उनकी नदी और उनका नाम, उनका उत्खनन, उनकी खोज, ये जरूरी होता है। तो इसकी स्थिति क्या है? राजस्थान जिले में, राजस्थान का जिला है, राजस्थान का जिला है, राजस्थान जिले में गिलुंड एक कस्बा है। वहां पर गिलुंड एक कस्बा है। कस्बा होता है ना जिसमें शहरीकरण और ग्रामीण सभ्यता का मिक्सअप हमें दिखता है थोड़ा, तो वो चीज है, कस्बा है। ठीक है, यहाँ स्थित है ये। तो यहाँ जो है नदी कौन सी है? बनास नदी के तट पर बनास नदी के तट पर स्थित गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बनास नदी के तट पर स्थित है गिलुंड सभ्यता। ठीक है, राजस्थान का जो है, राजस्थान जिला है, गिलुंड कस्बा है, वहां ये स्थित है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये जो सभ्यता का प्रारूप है, जो सभ्यता की जो बनावट है वो किस रूप में यहाँ दिखती है स्थानीय लोगों को। तो यहाँ पर बनास नदी के बारे में कल बताया था कि ये राजस्थान की यदि अंतर प्रवाह की कोई बड़ी नदी है जो सिर्फ राजस्थान में ही बहती है और पूर्ण रूपेण से वो राजस्थान के ही उद्गम का स्थल है, राजस्थान की ही एक मूल है, तो वो बनास नदी है। जबकि बारहमासी जो नदी चलती है राजस्थान में वो चंबल नदी हो जाती है। तो और नदियों के आसपास ही सभ्यताओं के विकास हुए हैं। तो बनास नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको कई नाम से जाना जाता है, वशिष्ठी, वर्णाशा, है ना, बनास, वन की आशा, इस प्रकार से अलग अलग इसके नाम हैं। तो बनास नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बनास नदी के तट पर 2 टीले प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 टीले स्थित हैं बनास नदी के तट पर। अब ये जो 2 टीले हैं, 2 टीले, इन 2 टीलों को स्थानीय लोग, जो वहां के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग
एक अलग नाम से पुकारते हैं जिसका नाम क्या है, मोडिया मंगरी। मोडिया मंगरी, ठीक है लोग, मोडिया देखो मंगरी, मोडिया मंगरी के नाम से इन दो टीलों को पुकारा जाता है, जो बनास नदी के तट पर मिले हैं, राजस्थान जिले के अंदर मिले हैं। तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है, मोडिया मंगरी। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, मोडिया मंगरी से कौन सी सभ्यता संबंधित है, ये किस जिले में है, मोडिया मंगरी से क्या अभिप्राय है। अब ये जो मोडिया मंगरी, स्थानीय लोग मोडिया मंगरी कहते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज है, जब भी हम किसी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो सभ्यता के अंदर जो है वहां की जो दो तीन चीजें हैं, वहां का उद्योग, वहां का व्यापार वाणिज्य, वहां का जो है अर्थव्यवस्था कैसी है, और वहां कर जो प्रचलित चीज है वो किस प्रकार अपना सामर्थ्य रखती है विश्व की अन्य सभ्यताओं में। तो ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है ताम्र पाषाण काल में अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा गणेश्वर का भी अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है ताम्र पाषाण काल में। गणेश्वर को ताम्र पाषाण संस्कृतियों की जननी कहा गया, जबकि आहड़ संस्कृति को, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से पुकारा गया। इसी प्रकार ये जो जिला है राजस्थान, इसमें जो ये सभ्यता है ये भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ तांबे का उत्खनन हुआ, यहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, और जिसकी वजह से ये अपना एक प्राचीनतम प्रारूप रखती है, क्योंकि सबसे पहले मानव ने यदि कोई धातु खोजी थी तो वो तांबा था। बात क्लियर है। तो ये किससे है, आहड़ संस्कृति से जुड़े हुए संबंध। तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी जो विशेषता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आहड़ सभ्यता से संबंधित। आहड़ हमारे उदयपुर में हो जाती है और ये आपका राजस्थान जिले में हो जाती है, ठीक है। उदयपुर से ऊपर ही ये पड़ता है राजस्थान, तो वहां ये संबंधित है। ये इसकी विशेषता हो गई। इतना यहां तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं यहां पर जो है उत्खनन कार्य की बात करते हैं। उत्खनन खोज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बीबी लाल थापर, थापर कौन से सन में करी है, 1957 से 1958। बीबी लाल थापर, ब्रजवसी लाल थापर के नेतृत्व में यहाँ की खोज हुई। उसके बाद में पूना के एक विद्वान है, पूना विद्वान स्कॉलर हैं पूना के, डॉक्टर बीएस शिंदे। वीएस शिंदे सरनेम है इनका। तो ये कौन से उसमें कर रहे हैं, 1998 से 2003 इनका उत्खनन है। 1998 से 2003 के अंदर इनका उत्खनन है। उससे पहले जो है 1957 से 1958 में कौन करते हैं, तो बीबी लाल थापर करते हैं। और 1998 से 2003 में कौन करते हैं, तो पूना के विद्वान हैं डॉक्टर बीएस शिंदे, ये खोज करते हैं। इसके बाद दोबारा उत्खनन करते हैं। उसके बाद दोबारा उत्खनन होता है, पुनः उत्खनन होता है। और पुनः उत्खनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये मतलब इन्हीं के साथ में कौन और है, इन्हीं के साथ में है जो पुनः उत्खनन हुआ है,
तो वीएस शिंदे के साथ में जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया अमेरिका का के डॉक्टर ग्रेगरी पोशल नहीं है, पोशल है, पोशल P4 पैरेट वाला पोशल, ग्रेगरी पोशल, इनके नेतृत्व में दोबारा क्या उत्खनन होता है, नोट कर लो एक बार, देख लो ठीक से। अब चलते हैं आगे। यहां की जो सभ्यताओं से चीजें मिली हैं उनकी क्या विशेषता है उसमें बात कर रहा हूं मैं। यहाँ की जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनकी क्या विशेषता है, तो यहाँ देखिए उत्खनन से यहाँ पे क्या मिले हैं, प्राप्त साक्ष्य को देख लो, प्राप्त साक्ष्य क्या मिल रहे हैं। यहां से हमें क्या मिलता है, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये मैंने शुरू में ही बताया, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, के अवशेष तांबे से जुड़ी चीजें मिली हैं, तो इस वजह से इसका आर से भी संबंध है और ये प्राचीनतम भी हो जाती है ना। तांबे से जुड़े हुए सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका समय जो है 1900 से 1700 BC निर्धारित किया गया कि भाई इतना समय रहा होगा इस सभ्यता का। 1900 BC से लेकर के 1700 BC समय निर्धारण यहाँ लिख देता हूं, समय निर्धारण किया गया 1900 से 1700 BC के आसपास का इसका समय होगा। और दोस्तों जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये कोई बात अपने से आधारित नहीं है, ये बहुत ही विद्वान एक बड़े राइटर की बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। पवन भवरिया सर हैं, उनकी ये इतिहास की बुक है, उसके आधार पर भी मैं नोट्स बना के बता रहा हूँ आपको। अच्छा और क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से देखो मृत मैंने बताया था टेराकोटा को बोलते हैं, टेराकोटा के बर्तन जो होते हैं। तो यहां से 5 प्रकार के मृत भांड, ठीक है, 5 प्रकार के मृत भांड मिलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन से 5 प्रकार के देख लो एक बार। पहले नंबर पे सादे मतलब सादे मृत भांड है, बिल्कुल सिंपल, जैसे ये है ना, बस ये मृत भांड है, ठीक है, ये है मृत भांड सादा। उसके बाद में जो दूसरे तरह के मृत भांड मिले हैं वो कैसे हैं, काले। अब ये मृत भांड को यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे काले, और यहाँ बताता हूं आपको कि ये मृत भांड कैसे हैं, इसके अंदर रंग कर दिया है ऐसे काला रंग, ठीक है, एक अलग से कलर कर दिया, इसमें काला हो गया भाई साहब, ठीक है, ये काला मृत भांड हो गया, काला सादा काला, ये विशेष पॉइंट है इस सभ्यता का, काला हो गया। उसके बाद में इसी मृत भांड पे यदि पॉलिश कर दी जाए, काला है ऐसे पॉलिश हो गई तो वो अलग से चमकदार लगेगा, तो वो पॉलिशदार हो गया। अब ये किस प्रकार से इन मृत भांडों की अलग अलग विशेषता बनती जा रही है ये आप गौर करिए। तीसरे नंबर पे पॉलिशदार मृत भांड बनने भाई, पॉलिशदार, ठीक है, पॉलिशदार मिनट। चौथे नंबर पे कौन से, भूरे और लाल, भूरे लाल। ये मृत भांड को यदि इसके ऊपर
लाल कलर कर दिया जाए, ये लाल कलर है इस तरह से, ठीक है, ये लाल कलर कर दिया जाए, ठीक है, और इसको ब्राउन कर दिया जाए, तो ये कौन से नंबर के हो गए? चौथे नंबर के। भूरे और लाल मिले भाई साहब, भूरे और लाल, ये भूरे और लाल, लाल कलर हो गए, ठीक है। अब 5वें नंबर के जो मिलत बांट है, सॉरी आज बहुत नॉइस हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज इसके लिए इग्नोर करना इसको, बहुत ज्यादा आजकल नॉइस हो रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये 5वें नंबर के हैं चित्र, चित्र मिलत बांट, ये चित्रित मिलत बांट है। देखो इसमें डिजाइन बना दिया ऐसे, ये देखो, ये लग रहा है ना डिजाइन है। तो इसके 5 प्रकार हो गए बर्तनों के, सादा, काला, पॉलिशदार, भूरा और लाल, और कौन सा? चित्रित मिलत बांट। तो यहाँ पे भूरे कलर के भी हो सकते हैं, लाल कलर के भी हो सकते हैं, और चित्रित मिलत बांट जो है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और रह गई है, उसको और देख लेते हैं। यहां से हमें क्या मिला है? मृण मूर्तियां, मूर्तियों के खिलौने, ठीक है। मृण खिलौने भी बोल सकते हैं, मृण मूर्तियों के खिलौने भी बोल सकते हैं। अब जैसे देखो मृण मूर्ति में क्या है, जैसे हाथी मिल गया, छोटा सा एक हाथी है ना, ये ऐसे मिट्टी का बना रखा है खेलने के लिए, बच्चों के लिए, है ना, ये ऐसे हाथी हो गया। ये मिला है यहाँ पर, और क्या मिला है भाई साहब? यहाँ पर ऊंट मिला है ना, ऐसे ऊंट मिल गया। ये मिट्टी में बने हुए हैं, इनको मृण मूर्तियां बोलते हैं ना, मृण खिलौने बोल सकते हैं, मिट्टी के खिलौने बोल सकते हैं, टेराकोटा टॉयज बोल सकते हैं। ये हो गया है ना, मिट्टी के खिलौने हो गए भाई साहब। कुत्ता हो गया। तो ये जो ऐसे ऐसे खिलौने, ये सब चीजें यहाँ मिली है मिट्टी की, है ना, ये ध्यान रखना इस टाइप से। ये मिट्टी के खिलौने मिले हैं भाई साहब। और पत्थर की गोलियां मिली हैं, देखो पत्थर से बना रखी हैं गोलियां छोटी छोटी, शायद ये किसी खेल के रूप में इस्तेमाल की जाती होंगी। पत्थर की गोलियां, है ना, पत्थर की गोलियां पड़ी हुई हैं भाई साहब, ये ध्यान रखना है इस टाइप से। कहीं कहीं पे इस ऐसे ऐसे, है ना, पत्थर की गोलियां, पत्थर की गोलियां, पत्थर की गोलियां मिली है यहां से। इसके अलावा तांबे के हथियार, अस्त्र बोलते हैं, हथियार जो होते हैं, है ना, तांबे के औजार बोल सकते हैं, तांबे के अस्त्र मिले हैं, है ना, जो उस टाइम का जो मानव था, उस टाइम के जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे तांबे के अस्त्र। वो हो सकते हैं कुल्हाड़ी हो सकती है, या मतलब अलग तरीके से भाला हो सकता है ना, अलग अलग तरीके से ऐसे तांबे के अस्त्र मिले हैं। और क्या मिला है? हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों हाथी दांत की जो इस्तेमाल है वो भी बहुत प्राचीन है, उसका बहुत सारी आर्ट में तो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, हाथी दांत का यूज बहुत होता है। तो हाथी के दांत की चूड़ी, हाथी के दांत की चूड़ी ये मिली है हमें कहाँ से? ये मिली है हमें बिलून से, हाथी के दांत की चूड़ी मिली है। ये चूड़ी हो सकती है थोड़ी आइवरी, इसको बोलते हैं आइवरी बैंगल, तो ये हाथी दांत की चूड़ियां हो सकती हैं इस टाइप से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है हमें कि
मैंने जैसे बताया कालीबंगा के ऊपर मैंने बात करी थी, तो वहां पे ही बताया कि उसको दीनहीन बस्ती कहा गया, क्योंकि वहां पर जो है लकड़ी की नालियां मिली हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों का जो है लोग इस्तेमाल करते थे। कल मैंने आहड़ का बताया, तो उसमें भी मैंने बताया कि जो है कच्ची ईंटों को धूप में सुखा करके उससे लोग मकान बनाते थे। राजस्थान में एकमात्र स्थान ऐसा है, गिरुंड सभ्यता राजस्थान जिले की, कि यहाँ पर लोग पक्की ईंटों से अपना मकान बनाते थे। तो इसको लिख लो, पक्की ईंटों से बने मकान, पक्की। अब ये भट्टी में बनी हुई ईंटें हैं, पक्की ईंटों से बने मकान। गिलुंड के बारे में इतना ठीक है, ईंटों से बने मकान, है ना, ये हमने पढ़ा है गिलुंड के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो शोर शराबा हुआ, जो नॉइस हुआ मेरी सेशन के अंदर, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें एक सीखने वाले के लिए, एक विद्यार्थी के जो है उसकी जो टाइम पीरियड है, वो जो उसका पढ़ने का शेड्यूल है, उसमें बाधा डाल सकती थी। इसीलिए मैं उसके लिए दिल से सॉरी करता हूँ, मानता हूँ। और बाकी ये सब चीज़ें आप नोट कर लें कि ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं, पक्की ईंटों से बने मकान मिले हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है ये, राजस्थान जिले की, जिसके अंदर पक्की ईंटों से लोग अपना मकान बनाते थे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।